नमस्कार, वेलकम बैक टू करियर पाथ। दोस्तों, एग्जाम का मौसम चल रहा है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल हर एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। एग्जाम का मौसम चल रहा है, तो इस वजह से मैं आपके सामने हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इसी तरीके के जीके के ऐसे प्रैक्टिस सेट जो पिछले 15 सालों से क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करके जो है कंपाइल आपको प्रोवाइड करूं। तो चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को। जैसे आपकी डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने हूं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम विनियमन एक्ट के नाम से जानते हैं और 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला सबसे पहला एक्ट था। इस एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर पहली बार कंट्रोल स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक्ट पास किया था, जिसे हम बोल सकते हैं 1773 का एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी 1773 के एक्ट के अंतर्गत। ब्रिटिश संसद से भारत में आने वाला पहला एक्ट कौन सा था, तो भी हम बोल सकते हैं 1773 का एक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य नियुक्त किया गया था। क्वीन विक्टोरिया जो है उसे इंडिया की क्वीन अनाउंस किया गया था। किस एक्ट के अंतर्गत, किस वर्ष अनाउंस किया गया, तो हम बोल सकते हैं 1858 में अनाउंस किया गया। 1858 में एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। और उस एक्ट के अंतर्गत आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश संसद के हाथ में आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य घोषित किया गया, यानी भारत का शासन ब्रिटिश संसद के द्वारा संचालित होगा, लेकिन उस पर नाम होगा महारानी विक्टोरिया का। यानी जितनी भी नीति निर्धारित किए जाएंगे वो सभी के सभी महारानी के नाम से किए जाएंगे 1858 के एक्ट के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ, तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 वाले एक्ट को हम बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले मिंटो सुधार, या इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। और इस एक्ट के अंतर्गत जो है भारत में डू एंड डिवाइड रूल को शुरू किया गया था। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार जो है किसी कम्युनिटी को सांप्रदायिक आधार पर जो है चुनाव प्रणाली में शामिल किया गया था। इसको हम बोलते हैं सेपरेट जो है इलेक्शन एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे मुस्लिम कम्युनिटी को। इस आधार पर पहली बार हिंदू और मुस्लिम में से मुस्लिम्स को तवज्जो दी गई थी, इस आधार पर कि लंबे समय तक शासन किया जा सकता है, तो 1909 के एक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। यानी इंडियंस को जो इंडिया की एक्चुअल पावर जो इंडियंस के हाथ में प्रोवाइड की गई थी, यानी जिसके अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता मिली, तो उस योजना को, उस प्लान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं माउंटबेटन योजना। क्योंकि 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो है इंप्लीमेंट किया गया और उस प्लान के अंतर्गत एक बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया जो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ और उसे हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। यानी वो जो एक्ट बना था, वो जो अधिनियम बना था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो इसी पर बेस्ड था, यानी माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत शामिल था। इसलिए भारतीयों को जो सत्ता सौंपी गई वो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत सौंपी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। यानी जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंट मिली, उस समय ब्रिटेन में कौन सी सरकार थी, तो उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी पावर में थी। आपको याद हो क्लीमेंट एटली
लेबर पार्टी के तरफ से ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हीं ने अनाउंस किया था फरवरी 1947 में कि हम जून 1948 तक भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे। और आखिरकार जो है 15 अगस्त 1947 को सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी गई और उस समय पार्टी थी लेबर पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में इनमें से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तो भारतीय जो संविधान बनाया जाएगा वो इंडियंस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। ये 1922 में किसने कहा था? तो हम बोल सकते हैं महात्मा गांधी ने। उस समय देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान महात्मा गांधी ने अनाउंसमेंट किया था कि भारतीय संविधान जो बनाया जाएगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है वो बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपको पता है जो 1946 में भारत में आया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन ने डिसीजन लिया था कि भारत का संविधान बनाया जाए और उस संविधान को अंदर जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो भारत के लोगों के द्वारा चुने जाए और इंडिया में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक मेंबर चुना जाए संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। और उस समय भारत की जो पॉपुलेशन थी उस आधार पर डिसीजन लिया गया कि 389 मेंबर्स जो है भारत के संविधान सभा में होने चाहिए। बाद में जो पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा निर्धारित की गई तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 हो गई थी। यानी आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, पुनर्गठन के पश्चात भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो हम बोल सकते हैं 299। अदरवाइज पूछा जाता है हमसे कि भारत के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, तो हम बोलेंगे 389। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव संपन्न हुए थे जुलाई 1946 में और जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी 208 सीटें। 389 में से 208 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। 389 में से भी जो चुनाव हुए थे वो 292 सीट्स पर हुए थे और 4 सीट्स आपको पता ही है चीफ कमिश्नर एरिया से गवर्नर जनरल जो है नॉमिनेट करने वाला था और बाकी 93 मेंबर जो हैं वो देसी रियासतों से, सेंट्रल प्रिंसली जो स्टेट्स थे वहां से आने वाले थे। यानी 292 इलेक्शन फॉर चीफ कमिश्नर एरिया और 93 जो है देसी रियासतों से, यानी टोटल जो है 389, जिनमें से 292 में से जो है 208 सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस को मिली थी। फिर से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक और उस बैठक में संविधान सभा के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि संविधान सभा की स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो चाहे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है, चाहे संविधान सभा का लास्ट सेशन है, चाहे कोई भी सेशन है, आपको एक ही आंसर टिक करना है और वो है दिल्ली में। दिल्ली में आजकल का जो संसद भवन है उसके सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सभी अधिवेशन हुए हैं। इस वजह से आपको करना पड़ेगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसका जो उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, उस इनॉग्रेशन सेशन के चेयरपर्सन जो है वो कौन थे? तो आपको करना पड़ेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर थे और इस वजह से इनको चेयरपर्सन बनाया गया था संविधान सभा का और इन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई और उसी दिन से सभी विधिवत रूप से जो है संविधान सभा के सदस्य बने। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इससे आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक आपको पता ही है 9 दिसंबर 1946 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, या इसे हम बोल सकते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट, तो हम बोल सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के सबसे सीनियर मेंबर और उन्होंने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई, इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इससे आगे है क्वेश्चन स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के सदस्यों ने 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से शपथ ग्रहण कर ली। अगली बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें संविधान सभा के परमानेंट प्रेसिडेंट जो है यानी स्पीकर जो है वो चुन लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिए गए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो है वो थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, इसके चेयरमैन थे। इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है और इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, इंक्लूडेड डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जो कि चेयरपर्सन थे प्रारूप समिति के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना, प्रियम्बल का प्रपोजल किसने रखा था? तो भारत के संविधान सभा के अंदर पहली जो कमेटी बनाई गई थी 13 दिसंबर 1946 को, यानी तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत, तीसरी बैठक के अंतर्गत, और उसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका समिति बनाई गई और उस उद्देशिका समिति ने जो उद्देशिका बनाई, प्रस्तावना बनाई, उसे प्रस्तुत किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, जिसके चेयरपर्सन जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए आपको करना पड़ेगा प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो फ्लैग कमेटी के चेयरमैन आपको पता ही है, वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन वो कमेटी के ऑब्जर्वेटरी कमेटी के अध्यक्ष थे, इस वजह से यहाँ पर आंसर हो जाएगा JP कृपलानी। JP कृपलानी, थोड़ा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा। JP कृपलानी फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे और फ्लैग कमेटी जो है भारत के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को, यानी अभी भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था नेशनल फ्लैग को, जिसे डिजाइन किया था, आपको ध्यान रखना होगा, पिंगले वेंकैया ने। पिंगले वेंकैया जो डिजाइनर थे इंडियन फ्लैग के, जिसमें 4 कलर हैं, ऊपर जो आपको पता ही है केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है और सफेद के बीच में अशोक चक्र, तो 4 रंग हैं। 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में, यानी जो कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके निर्माण में कितना समय लगा संविधान सभा के सदस्यों को? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे टोटल संविधान सभा को संविधान बनाने में, और लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे भारत का संविधान बनाने में। इससे आगे है, भारत है एक की जगह होना चाहिए यहाँ पर, एक, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है एक सेकुलर कंट्री, यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। वैसे तो भारत के संविधान में, यानी मूल संविधान में, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है प्रयोग में नहीं लाया गया था। केवल संविधान के अनुच्छेद 25 में कहा गया था कि भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो 3 शब्द जोड़े गए थे भारत के संविधान की प्रेम्बल में, प्रस्तावना में, उनमें से एक शब्द है सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल जो है उसे भारत के संविधान की प्रस्तावना को आत्मा के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के किस हिस्से को, किस भाग को, किस पार्ट को संविधान की आत्मा के तौर पर स्वीकार किया है, तो भी आपको करना पड़ेगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिसे हम बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 के अंतर्गत को किसने संविधान का मर्म और आत्मा माना है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। यानी एक तो क्वेश्चन ये है कि संविधान की आत्मा कौन सी है, तो हम प्रस्तावना को बोल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो भी हम प्रस्तावना को बोल रहे हैं। लेकिन संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान की आत्मा और मर्म क्या है, तो हम बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी जो लास्ट फंडामेंटल राइट है, अंतिम मौलिक अधिकार जो आम नागरिकों को मिला हुआ है, उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर जो वो नहीं होता तो बाकी मौलिक अधिकार होना या ना होना एक ही बात था। इस वजह से हम बोल सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी इंटीग्रेटेड पार्ट जो है इंडिया का माना गया, तो वो तब माना गया जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन जो है भारत के संविधान को भारत का एक पार्ट मान लिया गया, अंग मान लिया गया, यानी इंटीग्रेटेड पार्ट मान लिया गया इंडिया का। इससे आगे भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो सेम आंसर हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। आपको पता है 2 महीने के वेट के बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, लेकिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को, एडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, और फोर्स में आ गया था 26 जनवरी 1950 को, लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन भारत बन गया एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है कंट्री बन गया इंडिया 26 जनवरी 1950 को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो उसी दिन भारत बन गया 1950 में 26 जनवरी को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य, स्वर्ण डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया इंडिया 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? इसने ये नहीं पूछा कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ, इसने पूछा है कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ? तो फर्स्ट अमेंडमेंट प्रियम्बल में हुआ 1946 में, और इसको हम प्रियम्बल में फर्स्ट और लास्ट आज की डेट में बोल सकते हैं, क्योंकि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन हुआ है, और वो है 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेंडमेंट 1976, और इसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए, और वो आपको पता ही है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों इतना बड़ा है? क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर के लिए अलग से व्यवस्था है, स्टेट के लिए अलग से व्यवस्था है, और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है उसके अलग पार्ट को शामिल किया गया है। इसी वजह से माना जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर
29 भारतीय संविधान है, बहुत ही कठोर लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि कठोर है। लेकिन भारत के संविधान को संसद बहुत आसानी से जो है इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। तो इसलिए अंशतः कठोर यानी थोड़ा कठोर थोड़ा लचीला, दोनों रूप में इसे जाना जाता है। इससे आगे भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्ध संघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या जिसे हम बोल सकते हैं राज्यों का एक संघ, या इनमें से कोई नहीं। ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स इसमें टिक करते हैं स्वतंत्र राज्यों का संघ, क्योंकि उनको पता है कि स्वतंत्र राज्यों का संघ है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में भाग 1 में और फर्स्ट जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। वहां पर यह नहीं लिखा गया कि स्वतंत्र राज्यों का संघ होगा। इस वजह से आपको करना पड़ेगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का एक यूनियन, यानी ये सभी के सभी अलग राज्य है और इनको मिलाकर एक यूनियन जो है, सभी राज्यों को मिलाकर वो है भारत। इस वजह से भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो एकात्मक है, पूर्णतः संघात्मक है, संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक है, या भावना में संघात्मक है और संरचना में एकात्मक है? तो यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल इन स्ट्रक्चर, यानी भावना में संरचना में संघात्मक है, यूनिटरी इन फेडरल, लेकिन भावना में एकात्मक है, स्पिरिट इन इंटीग्रल। इस वजह आंसर होगा सी। हम बोल रहे भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, लेकिन भावना में भारत को हम एक ही राष्ट्र के नाम से जानते हैं, चाहे उसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन हमें करना पड़ेगा कि एक ही राष्ट्र है, इसलिए संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में इनमें से कौन जो है सबसे ऊपर है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संसद यानी पार्लियामेंट, धर्म यानी रिलीजन। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, या कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, या पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, या रिलीजन सबसे ऊपर है? तो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आम जनता है, चाहे धर्म है, चाहे संसद है, सभी को संविधान के अनुसार ही काम करना होगा। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ऊपर है राजनीतिक व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक जो है, यानी भारतीय संविधान का रक्षक जो है वो कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक, रक्षक, क्या राष्ट्रपति को बोल सकते हैं हम, या प्राइम मिनिस्टर को बोल सकते हैं, या इलेक्शन कमीशन को बोल सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं? तो भारतीय संविधान का अभिभावक जो है, रक्षक जो है, वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या जिसे हम बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। क्यों है? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार अगर जो वर्क नहीं हो रहा है, या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को अगर जो चोट पहुंचाई जाती है, या फिर जो है किसी के मौलिक अधिकार को चोट पहुंचाई जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है। संसद जो भी कानून बनाएगी वो कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार, इसका रिव्यू करने का अधिकार किसको है? तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है, जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया था। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत के संविधान का अभिभावक यानी रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा आपको पता ही है, 18 ईयर है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय 21 वर्ष जो है मताधिकार की आयु होती थी, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ये नहीं पूछा गया कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स को नहीं पूछा गया, केवल लिस्ट को पूछा गया है। तो संविधान में 3 सूचियां हैं, और कौन सी है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी संघ सूची है, राज्य सूची है, और
समवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं संविधान में, जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है, और इसमें दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत यानी एकमात्र जो सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो कौन सा है? तो वो है, ये लिखा हुआ ब्रिटिश शासन भाषण लिखा हुआ है, तो थोड़ा ठीक कर लीजिए। ब्रिटिश शासन, संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो यही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत में आया था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने वाला भारत में सबसे बड़ा एक्ट था, और उसे बहुत कम परिवर्तन के साथ लगभग एज इट इज भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया, और ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। इससे आगे है अगला क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था में अधिक समानता रखती है? यानी जो इंडिया की फेडरल सिस्टम है, हम बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ में, तो भारत की संघीय व्यवस्था देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इन सभी से ली गई है, लेकिन एक्चुअल में सबसे अधिक समानता रखती है कनाडा के संविधान से। यानी कनाडा में जिस प्रकार की संघीय व्यवस्था है, लगभग उसी प्रकार की संघीय व्यवस्था भारत में ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इसे बाद में भारत के संविधान में जोड़ा गया है, और वो जोड़ा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के अंतर्गत, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, और ये लिया गया है रूस के संविधान से। यानी फिलहाल भारत के संविधान में आम नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित हैं? तो हम बोल सकते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज निर्धारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं डीपीएसपी, और ये भारत के संविधान में शामिल की गई आयरलैंड के संविधान से। यानी सरकार को एक वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस प्रकार की नीति बनानी चाहिए, किस टाइप की पॉलिसीज बनानी चाहिए, इस टाइप के जो डायरेक्शन दिए गए भारत के संविधान में, वो दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, और ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। इससे आगे है कानून के समान संरक्षण, वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण यानी हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितने बड़े ओहदे में है, चाहे वो कितने नीचे ओहदे में है या भिखारी है, लेकिन कानून के सामने सभी समान रहेंगे। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य ये लिया गया है, ठीक वैसा ही जैसे ब्रिटेन के संविधान में। इस वजह से आपको करना पड़ेगा कानून के समान संरक्षण, यानी ब्रिटेन के संविधान से। फिर से आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसे हम बोल सकते हैं न्यायिक पुनराविलोकन, इसे न्यायिक पुनराविलोकन के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर इसे हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू। अभी पीछे हमने किया था, तो जुडिशियल रिव्यू हमने किया था। भारत के संविधान का अभिभावक कौन है, रक्षक कौन है? तो हमने किया था सुप्रीम कोर्ट। तो भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समीक्षा, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये व्यवस्था हमने ली है अमेरिका के संविधान से। और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार भारत में किसे प्राप्त है? तो हम बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट इसी शक्ति के आधार पर डिसीजन लेता है कि जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो उसी को बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जो कि अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध, यानी जो इमरजेंसी एक्ट है भारत के संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिए गए हैं?
तो ये लिए गए हैं जर्मनी का जो वाइमर संविधान था, वीमर संविधान था, उसके अंतर्गत इमरजेंसी के टाइम में राष्ट्रपति किस प्रकार की व्यवस्था करता है, किस प्रकार की शक्तियां उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाती हैं, वो संबंधित जो है पूरे एक्ट जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं इमरजेंसी पावर 1935 के एक्ट के अलावा जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो लिस्ट दी गई है आपके सामने, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश के संविधान से वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है वर्ल्ड में सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए थे, और उसी प्रकार के फंडामेंटल राइट जो है भारत ने अमेरिका के संविधान से लिए। इससे आगे है शासन की संसदीय प्रणाली। तो शासन की संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमने यूके के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इससे आगे है आपातकालीन उपबंध। तो इमरजेंसी एक्ट हमने अभी किया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। इससे आगे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो हमने किया है आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 4, और डी का हो जाएगा 3। इस वजह से आंसर होगा आपका सी। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल जो पार्ट्स हैं वो 22 है, 22 भाग है, 395 आर्टिकल्स हैं। भारत के संविधान में 22 भाग हैं और 395 आर्टिकल हैं। जब संविधान लागू हुआ था उसमें 22 पार्ट थे और 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। और आज भी हम ये बोल सकते हैं कि 22 ही भाग है और 395 आर्टिकल हैं। जो भी बाद में जुड़े हैं वो सब पार्ट के तौर पर जुड़े हैं। और पब्लिकेशन डिवीजन की बुक्स में भारत सरकार खुद आज भी उसे इतना ही लिखती है, तो हमें इतना ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग हम लिखे कि भाग 25 हैं और 444 है, 450 जैसा लिखा जाता है बहुत सी बुक्स में, अनुच्छेद है, तो वो गलत है। हमें 395 आर्टिकल्स ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज सिस्टम जो है वो 1993 में लागू हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, और संविधान के भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आर्टिकल 243 जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 343 सॉरी। इससे आगे है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट का उल्लेख मिलता है? तो वो है भाग 4 में, क्योंकि सबसे पहला जो पार्ट है उसमें राज्य और संघ की जानकारी मिलती है। दूसरे पार्ट में जो है हमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप की जानकारी मिलती है, और तीसरे पार्ट में हमें फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की जानकारी मिलती है, और चौथे पार्ट में जो है हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की जानकारी मिलती है। 4A आपको पता ही है मौलिक कर्तव्य है, 5 जो है केंद्रीय कार्यपालिका संबंधित है, 6 जो है राज्यों की कार्यपालिका संबंधित है। इस वजह से आपको करना पड़ेगा यहाँ पर भाग 4। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 3 में। और भाग 4 जो है पार्ट 4 जो है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है हमें भाग 4A में, क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बाद में इसे 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। इससे आगे संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो नागरिकता का उल्लेख मिलता है हमें भाग 2 में, क्योंकि भाग 1 में राज्य और संघ, भाग 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार और 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस वजह से आपको करना पड़ेगा भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में? तो प्रेजेंट में जो है अनुसूचियों की संख्या है, शेड्यूल्स की संख्या है 12। यानी जब संविधान लागू हुआ था यानी मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें जो है 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूचियां जोड़ दी गई। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, और
10वीं सूची जोड़ी गई थी 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम में, जिसमें दल बदल कानून की जानकारी मिलती है।